बात करेंगे कहानी का अर्थ, व्युत्पत्ति और कथा से संबंध। कहानी का मूल रूप कथा ही है। प्राकृत और अपभ्रंश में इसे कहा का रूप दिया गया है। प्राकृत रचना वर्णकहा और अपभ्रंश काव्य भविष्यत कहा इसी कहा के उदाहरण हैं। कथा का उनवाचक रूप बना कहानियां। अपभ्रंश कहानी पद भी प्रचलित हुए। विद्यापति की कीर्ति लता में उसे कहानी पुरुष कहानी कहा गया है, पर इसका दूसरा पाठ भी प्राप्त होता है, सुपुरुष कहानी हो कहू। इसका अर्थ किया जा सकता है कि 14वीं सदी तक मैथिली में कहानी रूप भी प्रचलित हो चुका था। गोस्वामी तुलसीदास भी कहानी का उल्लेख करते हैं और कहते हैं, साखी सबदी दोहरा कही कहानी उपखान। भोजपुरी में तो आज भी कहानी शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। हिंदी में ये कहानी शब्द विकसित होते होते कहानी हो चुका है। सैयद इंशाअल्लाह खां ने अपनी कथा रचना का शीर्षक रखा रानी केतकी की कहानी, जिसका उन्होंने एक और वैकल्पिक शीर्षक भी रखा उदयभान चरित्र। सदल मिश्र ने भी इसी श्रेणी की रचना की उपाख्यान, जिसका नाम रखा नासिकेतु उपाख्यान। अब 19वीं शताब्दी के पहले 3 चरणों में मुद्रित हिंदी कथाओं के लिए कहानी, उपाख्यान और वृत्तांत ये 3 पद प्रचलित थे। किस्सा, दास्तान और अफसाना शब्द जो थे अरबी फारसी से आकर हिंदी उर्दू में प्रयुक्त होने लगे। बंगला की तरफ से एक पद आया उपन्यास, जिसे बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री और किशोरी लाल गोस्वामी ने भी हिंदी में नए पद की लंबी कथा के पर्याय में प्रतिष्ठित किया। अब बंगला में छोटी कहानी, जिसके लिए छोटो गल्प या गल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था, वो हिंदी में केवल कुछ ही समय के लिए प्रचलित हुआ और बाद में क्षीण हो गया। अब बात करते हैं आधुनिक विधा के रूप में कहानी। भारत में प्राचीन काल से लेकर 19वीं शताब्दी के लगभग तीसरे चरण तक कथा का उपयोग प्रबंध काव्य और नाटक के गौण तत्वों के रूप में होता रहा। गद्य में कथा रचने की परंपरा का आरंभ विष्णु शर्मा पंचतंत्र से कर चुके थे, लेकिन इसे लिखित रूप बहुत देर बाद मिला था। सर्वप्रथम बाण भट्ट ने कादंबरी और हर्षचरित के रूप में गद्य कथा को काव्य के पद पर प्रतिष्ठित किया था। सुबंधु और दंडी ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया और बाद में ये परंपरा विलुप्त हो गई। 19वीं शताब्दी में भारत में मुद्रण यंत्रण के बाद कथा न केवल बाल वृद्धि के मनोविनोद की पुस्तक का रूप ग्रहण करने लगी, वर्ण यह लेखक के विचारों, भावों और नैतिक बोध की अभिव्यक्ति का साधन भी बनने लगी। कथा के इन्हीं रूपों में उपन्यास और कहानी का विकास हुआ। आधुनिक विधा के रूप में कहानी का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में सरस्वती के प्रकाशनारंभ के साथ उसके संपादकों ने लघु आकारी कथाओं के प्रकाशन की आवश्यकता महसूस की। यह पत्रिका की आंतरिक आवश्यकता भी थी और अंग्रेजी में लोकप्रिय हो चुकी शॉर्ट स्टोरी का प्रभाव भी था। सरस्वती के पहले अंक में प्रकाशित किशोरी लाल गोस्वामी की रचना, जो कि इंदुमती थी, उसे शुक्ल जी ने और कुछ आलोचकों ने तो कहानी कहा, लेकिन स्वयं गोस्वामी जी उसे आख्यान कहते हैं। अब सर्वप्रथम श्याम सुंदर दास ने अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी विधा के लिए हिंदी में आख्यायिका पद का प्रयोग किया। जनवरी 1900 में सरस्वती के प्रथम अंक में ही, जिसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास भी थे, उन्होंने इंदुमती आख्यायिका के रूप में प्रकाशित की। उसके बाद 1903 में जब महावीर द्विवेदी ने सरस्वती का कार्यभार संभाला, तो उन्होंने अपनी 4 आख्यायिकाएं प्रकाशित की, जिनका नाम है 3 देवता, महारानी चंद्रिका, स्वर्ग की झलक और भारतवर्ष का तारा। इसके बाद वो नियमित रूप से सरस्वती में अपनी आख्यायिकाएं प्रकाशित करते रहे। भामा के अनुसार कथा की वस्तु कल्पित, जबकि आख्यायिका की ख्यात अथवा ऐतिहासिक होती है। एक रोचक बात यह है कि गोस्वामी जी ने इंदुमती को तो आख्यायिका कहा, लेकिन अपनी इसी श्रेणी की दूसरी रचना गुलबहार, जो कि 1902 में आई, उसे उपन्यास कहा। अब शुक्ल जी ने भी एक रचना लिखी 11 वर्ष का समय, जिसे उन्होंने आख्यायिका कहा
और जयशंकर प्रसाद ने भी छोटी छोटी कथाओं की रचनाएं की, जिसे आख्यायिका के नाम से अभिहित किया। हिंदी में बंगला और अंग्रेजी के प्रभाव से कहानी का लेखन प्रकाशन तो आरंभ हो चुका था, लेकिन उसके नामकरण और स्वरूप निर्धारण की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही, और सच पूछें तो यह आज भी जारी है। लगभग 1936 तक आख्यायिका, गल्प और कहानी पद साथ साथ प्रयोग में चलते रहे। प्रेमचंद ने 1907 में प्रकाशित अपने कहानी संग्रह सोज़े वतन की भूमिका में भी पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी पद का प्रयोग किया था, पर हिंदी में आने के बाद वे अपनी कहानियों को भी कहानी और कभी आख्यायिका कभी गल्प कहते रहे। 1936 में प्रेमचंद उच्च कोटि के कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। कहानी की उनकी अवधारणा भी एक मुकाम तक पहुंच चुकी थी। कहानी के लिए वे आख्यायिका और गल्प का प्रयोग समय समय पर करते रहे। मानसरोवर के प्रथम भाग के प्राकथन में स्पष्ट था कि अब तक शॉर्ट स्टोरी के लिए कोई निश्चित हिंदी पद का चयन नहीं कर सके थे, पर जहाँ तक शॉर्ट स्टोरी या छोटी कहानी की अवधारणा का सवाल है, इसका स्पष्ट बोध उन्हें हो चुका था, जिसका प्रमाण उनका यह प्राकथन ही नहीं, उनकी 1930 के बाद की कहानियां भी हैं। उधर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में शॉर्ट स्टोरी के लिए छोटी कहानी पद के प्रयोग पर जोर दिया, और बस फिर क्या था, शुक्ल जी की मोहर लगने के बाद चौथे दशक में शॉर्ट स्टोरी के लिए छोटी कहानी पद आलोचकों, कहानीकारों दोनों के बीच मान्य हो गया।